देश में दो ही चीज़ों पर चर्चा है, जैसा मैंने आरंभ में कहा, जीएसटी पर और जल प्रलय पर। तीसरी तमाम किस्म की चर्चाएं तीसरे पायदान पर जो थी वो सब अभी विलुप्त हैं, नेपथ्य में चली गई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शरद जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। दयाराम भार्गव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता एसबीपी के, दयाराम जी का स्वागत है। नावेद शिकू हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद भाई, 3 दिन पहले वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा था, एसआईआर चल रहा था, मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर रथ यात्रा, पदयात्रा, जनयात्राएं चल रही थी। पूरे देश में एक हाहाकारी माहौल था। 72 घंटे में परिस्थिति ये बनी कि इस वक्त देश में कोई तीसरी बात पर चर्चा नहीं कर रहा। अब ट्रंप की भी चर्चा नहीं हो रही, दो ही चर्चा हो रही, जीएसटी गांव से लेके और दिल्ली तक, और जल प्रलय। पानी में नुकसान कितना हुआ उसकी चर्चा हो रही है, और जीएसटी से फायदा कितना होगा उसकी चर्चा हो रही है। नावेद शिकू जी, सारे राजनीतिक मुद्दों के ऊपर आकर खड़ा हो गया है जीएसटी का मुद्दा। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश की राजनीति का जो माहौल होता है, जो परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जाती है, उससे हमारे देश की हेडलाइन बदलती रहती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर 20 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद, हर महीने कहीं ना कहीं हेडलाइन परिवर्तन होता रहता है। ये नहीं, जो आज माहौल है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो परसों माहौल नहीं होगा। चर्चाओं का जो बाजार है वो बदलता रहता है। नुक्कड़ पे, बाजार में, टीवी में, डिबेट में, सड़क पे, खेत में, चर्चाएं जो भी होती हैं वो हमेशा नहीं होती है, बदलती रहती है। ये बात सही है कि जो विपक्ष का जो एक मुद्दा है, वोट चोर हर तरफ जो तूफान मचाए हुए रहे हैं, उसमें परिवर्तन हुआ है। और जीएसटी एक ऐसा फैसला है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं महंगाई को और आम वस्तुओं को कम करने का एक फैसला है। उससे कहीं ना कहीं चर्चा में परिवर्तन हुआ है, और इस पर चर्चा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हमेशा फैसले करती है जिसका फायदा कहीं ना कहीं चुनावी फायदा हो। जैसा आपने देखा कि दिल्ली का चुनाव बड़ा कठिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली फतेह करना बहुत कठिन था, लगातार शिकस्त मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख का जो स्लैब है वो कर मुक्त कर दिया, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा दिल्ली चुनाव के बाद नजर आया। बिहार चुनाव के बाद जीएसटी का फायदा नजर आ सकता है। ये फैसला मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद फायदेमंद हो। इसी मंशा से सही टाइम पर यह बड़ा फैसला किया गया। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जीएसटी वाकई, टैक्स तो बड़ा वाजिब होता है, हर दौर में रहा है, टैक्स होना भी चाहिए। टैक्स से हमेशा जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, देश विकास की तरफ बढ़ता है, गरीबों की मदद की जाती है। लेकिन टैक्स जब ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, जो जुमला राहुल गांधी ने पैदा किया था कि टैक्स जब अति से, जेब से ज्यादा छीनने लगे तो वो गब्बर सिंह होता है। शोले में भी ये था कि गब्बर सिंह आता था और हर एक गरीब आदमी जो है कोई राशन रख देता था, कोई तेल, कोई घी, कोई चीनी, और वो जबरदस्ती मांग लेता था। तो इस टैक्स ये ज्यादा था, इस बात को स्वीकार किया इस सरकार ने, और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए आम चीजों का टैक्स कम किया। और इस तरह की मुसीबत से, और भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि वो फैसले जब देखती है कि जन कल्याणकारी ये नहीं है, ये हमारे लिए आक्रामक हो सकते हैं, तो वो बदल लेती है। कृषि कानून बदला, इस जिद पर थी कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन उसने फैसला बदला। जीएसटी का भी मसला था कि तमाम आम आवाजें आ रही थी कि टैक्स ज्यादा है, ये कफन पर भी टैक्स ठीक नहीं है, ये बच्चों की पेंसिल पर भी इतना टैक्स ठीक नहीं है, गरीब आदमी, आम इंसान पर। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया, और गब्बर सिंह टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं गब्बर सिंह के हाथ कट गए हैं। अब वो गरीबों से बहुत शिद्दत से, बहुत गरीब की थाली से और बच्चे के हाथ से पेंसिल नहीं छीन पाएगा ये टैक्स। ये अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन नावेद जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी ने इसको नाम दिया था गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी को पता नहीं कितना याद रहता है या क्या नहीं रहता है, ये तो वही जाने, या उनके बहुत निकट के लोग बता सकते हैं। नावेद शिकू, कल मैंने कहा था भाई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1972-73 के फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स की रेट का हाईएस्ट रेट था
97.5। नावेद भाई कितना? 100 कमाओ, 97.5 सरकार को देना होगा। पता है आपको ये कौन सा टैक्स था? गब्बर सिंह के परवावा का। ये कौन सा टैक्स था? दुनिया में कहीं किसी देश में ऐसा टैक्स नहीं था कि 100 पे 97.5 सरकार के, ₹2.5 आप कमाने वाले का। इसलिए राहुल गांधी को ऐसे नामकरण नहीं करना चाहिए, गब्बर सिंह टैक्स और क्या टैक्स, फंस जाते हैं ना फिर। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था, नावेद भाई ने कहा कि हर 15 दिन पे हेडलाइन बदलती है, इज वेरी राइट। लेकिन ऐसा मुद्दा कभी कभी आता है, बहुत मुश्किल से आता है, जिससे देश का सबसे गरीब आदमी, धर्मेंद्र भाई मेरी बात पर जरा गौर करिएगा, देश का सबसे गरीब आदमी जिसको 100 रुपया रोज कमा रहा है वो, और देश का सबसे समृद्ध आदमी, सब जीएसटी के इस फैसले से प्रभावित हैं। सबको छू रहा है ये फैसला। देश के 150 करोड़ आबादी में 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं है जो कहेंगे हमसे क्या लेना देना यार इस जीएसटी का, हमारा कोई लेने देने नहीं। 150 करोड़ का मतलब 150 करोड़। ऐसा मुद्दा नावेद भाई 15 दिन में नहीं आता, 15 साल में आ जाए तो बहुत मानो। क्या नोटबंदी के बाद ये मुद्दा है? 150 करोड़ से ताल्लुक नोटबंदी का था, उसके बाद अब इसका, बाकी किसी का नहीं। और एसआईआर, एफआईआर, जितने भी मुद्दे हैं, वोटर लिस्ट, फलाना ढिकाना, ये कितने लोगों से जुड़ा मुद्दा है? ये 150 करोड़ से तो जुड़ा मुद्दा नहीं है। उसका कैनवास का बड़ापन देखो ना मालिक। आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, 10% की गड़बड़ी, 20% की गड़बड़ी, ये तो 100% का मामला है भैया। धर्मेंद्र जी, नोटबंदी के बाद भारत के सामने ये ऐसा मुद्दा आया अगला, जिसका ताल्लुक इस देश के 150 करोड़ लोगों से यथावत रूप में है। अन्यथा ऐसे मुद्दे किसी भी पार्टी के लिए क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसका देश के हर आदमी से वास्ता हो। ऐसे मुद्दे नहीं आते। ऐसे आते हैं जिनका किसी सेक्शन से वास्ता है, किसी इलाके से वास्ता है, किसी जाति से वास्ता है, किसी धर्म से वास्ता है, सबसे वास्ता हो, ऐसा मुद्दा बहुत कम आता है। ये मुद्दा वही है। अब इसका राजनीति के आंगन पर कितना असर कैसे देख रहे हैं धर्मेंद्र जी? नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए अमिताभ जी, एक बात से आपसे 100% सहमत हूं, इससे 150 करोड़ आबादी से सबका है, इससे प्रभावित डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे देश की एक एक जनता है। अब ये जो ये प्रभावित है, ये प्रभावित किया किसने? सवाल जीएसटी कौन सरकार लेके आई थी? किसने इस जाल को ऐसा बुना, इस पूरा 150 करोड़ जनता इस जाल में उलझ करके रह गई थी। अब तो यह है कि आप एक शिकारी की तरह एक जंगल में डाल दीजिए, सारे कबूतर जाल में आ जाए और उसके बाद खुद मसीहा बन के आके जाल काट दीजिए कि मैंने काट दिया, सब उतर जाइए। तो साहब ये जाल डाला कौन था? मैं आता हूँ उसके प्रभाव पर। देखिए ऐसा है, ये जब ले करके आए थे तो इन्होंने ढिढोरा पीटा था कि जनता की सुविधा के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए, आम जन को आसानी हो जाए टैक्स के जाल से मुक्त करने के लिए, तमाम तरह की चीजों को लेकर के घंटी बजा करके इन्होंने पास किया था जीएसटी। और जब आया तो उसके बाद एक बड़े बोझ की तरह पूरा देश कंफ्यूज रहा, कभी ये परिवर्तन, कभी किसमें किसी में 28%, 18%, इवन लोग मांग करते रहे, कफन है, बच्चों के स्टडीज के सामग्री छोटी छोटी है, जो इनिशियल चीजें हैं, मट्ठा है, दूध, जो मतलब जिस पर कभी कोई विचार नहीं कर सकता था, ये सरकार उन जगहों तक पहुंच करके टैक्स वसूलने लगी थी, जो सर्वथा भारत जैसे राज्य के लिए, जहां पर गरीबों की बड़ी संख्या है, अव्यवहारिक ही नहीं हो गया था। वो एक तरह से उनको, उनके लिए महाकष्टकारी हो गया था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इसके आते हैं राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की बात।
पंचायत चुनाव में बाद में चर्चा करेंगे। इस जीएसटी से जो राहत मिली है, ये एक एक जनता जानती है कि इसका राजनीतिक प्रभाव इसलिए नहीं कोई होने वाला है। इस सबको मालूम है कि ये जीएसटी का जो जाल, जीएसटी का जो बोझा, जीएसटी की जो तलवार हमारे कंधे, हमारे गर्दन पर रखी थी, वो इसी सरकार ने रखी थी। और ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये वापस ले रहे हैं। तो ठीक है, परिस्थितियां ऐसी आई और कुछ इन्होंने इसको हल्का करने का प्रयास किया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल कोई फायदा भाजपा ले पाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब जानते। दूसरी बस 5 सेकंड सर, दूसरी एक बात और है, ऐसे दौर में जीएसटी का जो जाल कम किया है, स्लैब कम किया है, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें अमेरिका के टैरिफ से निपटने में भी सहायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, या ये करना जरूरी हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। जी ठीक है, धर्मेंद्र भाई ने शायद वो समझते तो होंगे, लेकिन अब उनकी भी अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, वो एक पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं उनकी बात के सामने एक बात रखता हूं, मैं उनकी बात को ना छोटा कर रहा हूं ना बड़ा कर रहा हूं, समानांतर एक बात रख रहा हूं। मैं उनकी इस धारणा से कतई सहमत नहीं 1% भी, कि जनता कहेगी कि जाल डाला किसने था, अब काहे कि इनकी सुने। नहीं, ये तर्क व्यवहार की जमीन पर भारत में कभी नहीं आया। मैं उन्हीं की पार्टी के उदाहरण दे दूं, दूसरे का देंगे वो मानेंगे नहीं, लेकिन अपनी पार्टी को तो मानना पड़ेगा। नावेद भैया, क्या 12 में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हर किसान का, मंच से हर किसान का 1 लाख रुपया कर्जा माफ करेंगे। हालांकि सरकार आने के बाद जो नियम कानून बने उसमें 70% किसान बाहर हो गए। ऐसे अरे ऐसे ना हिलाओ यार धर्मेंद्र भाई, हम आपकी सुन सकते हैं। अभी मैं आपसे इंडिविजुअल बहस कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, है ना। मेरी स्मृति, अरे नहीं, मेरी स्मृति पूरी परफेक्ट है, समझे। 70% किसान किनारे हो गया, बैंकों ने नोटिस टांग दिया कि आइए, इस केवल ये शर्तें पूरी करते हो तो आओ। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तो आ गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। क्या किसी ने, किसान ने ये कहा कि इसलिए वोट काहे को देना मुलायम सिंह को यार, कोई एहसान करेंगे, कर्जा माफ कर देंगे? इन्हीं लोगों के कारण तो हम गरीब रहे, नहीं ना। लैपटॉप देंगे नहीं सर, अरे ना अभी नहीं, अभी बीच में नहीं, नो बीच में अभी बीच में अलाउ नहीं करेंगे। जब दोबारा आएंगे तब ना, दोबारा तब, अभी नो आई विल नॉट अलाउ। जब दोबारा आए तब बोलिएगा, अभी नोट कर लो कागज पर। अखिलेश यादव का लैपटॉप देंगे। किसी गरीब ने सोचा कि लैपटॉप नहीं हम ले पाए, ये तुम ही लोगों कारण नहीं ले पाए क्योंकि तुम लोग अपने निजी जहाजों में घूम रहे हो। जैसे हम ऑटो में नहीं चल पा रहे वैसे तुम लोग प्राइवेट जहाज में चल रहे हो, इसलिए तो गरीब गरीब है। नहीं ना, लड्डू जब खाओ तब मीठा, लड्डू जब खाओ तो मीठा, ठीक। और दयाराम जी के पास आऊंगा, फिर भाजपा के पास जाऊंगा। हम तो लोक जीवन से सीखने समझने वाले आदमी हैं। मां ने बच्चे को, दयाराम भार्गव, मां ने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चा रोया, मां एक लड्डू लाके उसके मुंह में डाल दिया और गाल सहला दिया। बच्चा मगन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? यही ना लोक जीवन। मुझे बता दीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार नावेद सिंह को दोबारा कैसे आई थी? 72,000 करोड़ के कर्जा माफी से आई थी ना, कि राहुल गांधी कहने से आई थी? मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट जेब में राहत देने वाली कोई भी सरकारी योजना कभी निष्फल गई हो? दयाराम भार्गव, मनरेगा ने कांग्रेस की सरकार पहली बार बनवाई, ऋण माफी ने दूसरी बार, मुलायम सिंह की 12 में सरकार बनवाई 1 लाख के कर्जा माफी के ऐलान ने और लैपटॉप ने। बाकी ऐसा नहीं था कि कोई सपा का संगठन इतना प्रभावशाली हो गया था कि सरकार बन गई, ना ना ना, या कांग्रेस इतनी महान पार्टी हो गई थी कि 2 बार सरकार आ गई, ना ना ना। लोगों ने कहा मनरेगा में कुछ तो मिलेगा भैया, 100-200 वही ठीक है। और त्रिवेदी जी की सरकार बार बार, अरे तो तुकबंदी भी हो गई त्रिवेदी जी की सरकार बार बार। उसके पीछे एक बड़ा कारण लाभार्थी का है। नावेद जी गलत नहीं कह रहा,
इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकलता, मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। मैंने 20 उदाहरण रख दिए। दयाराम जी, आपको क्या लगता है? आर्थिक छोड़िए, अब इसके राजनीतिक असर को समझें। ठीक, अगर दूध का में हमारा 5 रुपया भी बच रहा है दिन भर में, तो हमें प्रसन्नता होगी, कष्ट तो होगा नहीं। जो 18,000 रुपया प्रीमियम पर बीमा मिल रहा था मेडिकल क्लेम वाला, वो अब 14,000 से 15,000 के बीच में मिलेगा। तो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा दयाराम जी? अच्छा लगेगा। देखिए अमिताभ भाई जी, दरअसल चांदी के चम्मच में खाने वाले लोग, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, हवाई जहाज में घूमने वाले लोग, एसी कंडीशन में बैठ करके पढ़ाई करने वाले लोग, वह गरीब तबके को क्या समझे जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है। वह किस तरह बलदारी करके, किस तरह अपने जो भूमिहीन किसान है जिसके पास जमीन नहीं है, दूसरों का खेत लेकर के किस तरह वो अपने अनाज को तैयार करके मंडियों में जाता, अपने बच्चों का भरण पोषण करके किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई कराता है, या दूध दही किस तरह खवाता है, या उस मेहनत कश आदमी ही जान सकता है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता ये लोग नहीं जान सकते, क्योंकि लोगों ने इस चीज को समझा ही नहीं। कौन कहता है जीएसटी से फायदा नहीं होगा? 100% होगा। उसका कारण देख लीजिए, जितने भी सामान पे चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे वो कैंसर की दवाई हो, चाहे रोडवेज, जितने भी पे सस्ता हुआ, वो आम जनता के मस्तिष्क में घुस गया है, उसे अब निकाला नहीं जा सकता। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश की जनता की बात को समझ रही है कि 2014 के बाद ये जो सरकार बनी है, उसके बाद आप देखिए 2016 में नोटबंदी, 2019 से 20 के बीच में कोरोना काल के बाद एक भयावह महामारी, यही विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें करना। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को सुधारती हुई इस सरकार ने कितने साल हुआ, इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए जनता के लिए सुविधा देने का काम किया। वह सरकार यही सरकार दे सकती है जो गरीबी रेखा से चलकर आई है, जो चांदी के चम्मच में खाया वो नहीं देगा, जो हवाई जहाज में उड़ करके और पत्री पे लिखा हुआ पाती लिख करके पढ़ने का काम करे, वो नहीं समझ पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, वो जमीनी नेता थे, वह समझते थे। अभी आपके माध्यम से ये बताया गया 1 लाख की बात सही है। आप बताइए 2012 से 17 के बीच में जिन किसानों को लेकर के 1 लाख रुपए का माफ करने की बात हुई, तो उसमें किसानों का क्या हाल हुआ? किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या इन लोगों ने किया था? और उसके बाद जो स्थितियां जो की तो रही, कांग्रेस की केंद्र सरकार रही जीएसटी को लेकर के, और यही कांग्रेस के लोग बैठते थे। कांग्रेस के शासन में जैसे चुनाव आता था, सिलेंडर पे 50 रुपए घटा देना, 100 रुपए घटा देना, चीनी पे इतना घटा देना, दूध पे इतना घटा देना, जैसे चुनाव आता था। अमिताभ भाई सबने देखा है, देश और प्रदेश के लोगों ने देखा, चुनाव के 6 महीने बाद फिर 10 लाख खड़ा कर देते थे। कम से कम ये सरकार देश की जनता के, गरीब जनता के उत्तरदायित्व है। आज स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, पहले 2014 से पहले अगर कोई गांव में बीमार हो जाता था गंभीर बीमारी से, या इस तरह की कोई क्रिटिकल उसके पास बीमारी आती थी जिसको इलाज करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए लगता था, वह क्या करता था? वह गांव के जो पंसारी के यहाँ जो धनाढ्य होते थे उसके यहाँ ब्याज पे पैसा लेता, 10%, 5%, जो अपने मकान जमीन गिरवी रखता था, वो इलाज कराता था। इलाज के चक्कर में उसका खेत चला जाता था, जमीन चला जाता था, मकान गिरवी हो जाता था, वो उबर नहीं पाता, अंतोगत्ता उसकी आय की व्यवस्था इतनी गरीबी रेखा में चली जाती थी। कम से कम इस सरकार ने इलाज में 5 लाख स्वास्थ्य बीमा का दिया तो सही, उस गरीब जनता को दिया तो सही। कैसे गरीब जनता नहीं जान सकती? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में केवल सरकारें केवल वादा करती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटाया नहीं, गरीबों को हटा डाला। उसका जीता जागता सबूत है। जो झोपड़पट्टी वाले हुआ करते थे समाजवादी की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में झोपड़ियां उजाड़े जाते थे, जमीनों से दबंगई से कब्जे किए जाते थे। क्या वो उत्तर प्रदेश की उस समय की 22.5 करोड़ जनता थी, क्या वह जनता भूल गई जो वर्तमान में 25 से 26 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश में होने जा रही है? या देश ठीक है दयाराम भाई, अभी रुकना होगा। मैं शरद जी के पास चलूंगा। शरद जी, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक, आज मेरी चर्चा सिर्फ जीएसटी के राजनीतिक प्रभाव पर है, बाकी लेकिन आपके जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो,
कि इसका कोई लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बढ़ी हुई जीएसटी का फैसला भी तो मोदी सरकार ने किया था, तो घटा दिया तो क्या है। धर्मेंद्र जी का भी आप सुन ही रहे होंगे, वो कह रहे थे जाल डाला भी आपने, अब जाल में से निकाल भी आप ही रहे हो, तो इसमें लाभ क्यों मिले। शरद जी। अमिताभ जी, एक किस्सा शायद आपने सुना होगा कि एक बदमाश बच्चा था, वो काम ना करने की वजह से कभी बताता था एक हाथ में दर्द है, कभी बता दूसरे हाथ में दर्द है, कभी एक पैर में दर्द, कभी दूसरे पैर में दर्द है। तो माँ बाप ने सब वो समझ गए कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने जिस पैर में वो दर्द बता रहा था उसमें उन्होंने पट्टी बांध दी। और जब बच्चा सो और वो कह रहा था दर्द है दर्द है, तो जब वो सो रहा था तो वो पट्टी को खोल के उन्होंने दूसरे पैर में बांध दी। तो जब वो उठा तो वो दूसरे पैर को पकड़ के रोना शुरू कर दिया उसने। तो माँ बाप समझ गए कि ये क्या कहानी है, तो जनता ये समझ गई कि क्या कहानी है। लेकिन यहाँ इनके साथ दिक्कत क्या है कि देखिए मुझे लग रहा है कि भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन इतना फार रीचिंग नहीं है जितना कि ये जीएसटी का था। इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता हो। आप ट्रेड ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, टूरिज्म ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, एजुकेशन। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। और अब एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो व्यापारी है, शायद ही कोई ऐसा व्यापार होगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा हो। 10% के ही इर्द गिर्द हेर फेर में जो है मुनाफा होता है व्यापारी को। और जहां सीमेंट से जीएसटी 10% घटाई गई है, कल्पना हम नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में कि किस तरह का बूस्ट मिलेगा हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट को। तो हमारे विपक्ष की समस्या ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जो है वो दूसरे पैर में पट्टी बांध देती है, तो ये उसको पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। मैं पहले ये 370 पे रो रहे थे, फिर 3 तलाक पे रोना शुरू किया, फिर सीए पे रोना शुरू किया, फिर एनआरसी पे रोना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब अभी आपने देखा ईवीएम मशीन का तो खैर एक ये एसओपी है कि जब कोई कहीं हारते हैं तो वो ये ईवीएम मशीन पे शुरू हो जाता है। जब हम ईवीएम मशीन हैक कर सकते हैं तो हमें एसआईआर की क्या जरूरत पड़ी है, हम तो ईवीएम ही हैक करके कर लेंगे। तो इन्होंने एसआईआर शुरू कर दिया। अब जीएसटी आ गई तो जैसे आपने अभी कहा कि एसआईआर भी भूल गए, जो ईवीएम मशीन भी भूल गया, अब इस पे इन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो इससे क्या फायदा है। अरे फायदा तो नफा नुकसान तो आपको सोचना चाहिए। 2012 से आप उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं जीत सके हैं, विधानसभा हर चुनाव हारे हैं। एक जो गरीबी बेरोजगारी इससे नहीं घटने वाली, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि एक केंद्र में गरीब बेरोजगार युवा घूम रहा है, एक बिहार में घूम रहा है और एक उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, तो इनकी गरीबी बेरोजगारी बिल्कुल दूर नहीं होगी, ना इनका दुख कम होने वाला है। तो समस्या विपक्ष की है, ये ना सरकार की समस्या है ना जनता की समस्या है। जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है भारत के इतिहास में 7.8% रेट से जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इकोनॉमी है वो कभी नहीं हुआ है। आज की जो अभी हमारे जो विपक्ष के मित्र कहते हैं कि साहब महंगाई की दर, तो आज की तारीख में 2.4% महंगाई की दर अर्बन एरिया में और ग्रामीण क्षेत्र में 1.7% की है। तो किसी फील्ड में आप ले लीजिए, चाहे विकास में ले लीजिए, चाहे डिफेंस में ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्री में ले लीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 से दोगुना फायदा हुआ है। पहले 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 47 किलोमीटर सड़क बनती है। पहले जो लोगों के घर में पीने का पानी नहीं था, अब हर घर में पीने का पानी पहुंचा दिया गया। जितनी आबादी दिल्ली की नहीं, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बना दिए गए। तो ये जो विकास का कार्य है, जिसकी वजह से जब से 2012 के बाद सपा का यही हाल है और 14 के बाद कांग्रेस का यही हाल है। पिछले जितने चुनाव 2014 के बाद कांग्रेस लड़ी है, उनकी टोटल जितनी सीटें आई हैं उससे ज्यादा हमारी सीटें अब की बार आई हैं, जबकि हमारी करीब 63 सीटें कम हुई हैं, उसके बाद हमारी उनसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये समस्या विपक्ष की है और ये इनकी समस्या रहेगी। अभी आप देखें, जैसे अखिलेश जी आप ही के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नहीं देखिए इससे मुनाफाखोरी बढ़ जाएगी। अरे वो तो आप जब तक बाहर है मुनाफाखोरी नहीं बढ़ने वाली है। जिस तरह उत्तर प्रदेश हमें 3 लाख करोड़ का के बजट का मिला था, हमने 7 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो किसी फील्ड में आप ले लीजिए, भारत का विकास जो है वो मतलब प्रीमियम विकास हो रहा है। और विश्व में अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं। और 5 ट्रिलियन का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया, उसमें माननीय योगी जी ने $1 ट्रिलियन से वो उत्तर प्रदेश में कहा है। जो उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत में, और दूसरी जो ईज ऑफ बिजनेस में सेकंड नंबर पे आ गया है।
तो इस तरह का विकास का कार्य हुआ है तो जनता ने उनको जवाब दे दिया है। ठीक ठीक सर जी। नावेद शिको जी, मनरेगा और 72,000 करोड़, मुझे अमाउंट भी याद है, 72,000 करोड़ की कर्ज माफी, इन दो मुद्दों ने 10 साल कांग्रेस को सरकार में रखा केंद्र में। ठीक, 2012 में मायावती की सरकार जाके मुलायम सिंह जी की सरकार आई सिर्फ दो मुद्दों पर, 1 लाख का लोन माफ किसान का। नेताजी ने जो कहा जनता ने तो वो सुना, घोषणा पत्र तो कोई पढ़ता नहीं। नेताजी ने कहा सबका माफ, 1 लाख तक जहां लोन लिया है कहीं से लिया हो किसी बैंक से, हम आएंगे तो सब माफ कर देंगे। बाद में बैंकों में किसानों ने उपद्रव कर दिया, बैंक वाले बोले भाई साहब ये गाइडलाइन है इसके तहत, लेकिन सरकार आ गई, लैपटॉप और 1 लाख रुपया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, उस योजना ने और लाभार्थी योजना ने, सिलेंडर वाले और दूसरी चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार इस देश में की बागडोर सौंप दी। कैसे मैं मान लूं कि जो फैसला 80 करोड़ से नहीं 150, मतलब 150, एक आदमी भी कम ज्यादा नहीं से जुड़ा हुआ है, वो फैसला राजनीति के आंगन में कोई असर ही नहीं दिखाएगा। नावेद जी, नहीं, बिल्कुल असर दिखाएगा और दिखाना भी चाहिए। और जैसे कि आपने मिसालें दी, और ये कोई वादा थोड़ी है, ये तो फैसला हो गया, डिलीवर भी हो गया, इसका लाभ मिलने लगेगा। और हर इंसान को, जैसा आपने कहा, आम इंसान को, गरीब इंसान को, खास इंसान को, मिडिल क्लास को, व्यापार करने वालों को, इस बात में कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, मिलने की उम्मीद है। और ये कोई वादा चुनावी नहीं है, ये तो डिलीवर कर दिया। ये तो जनता को एक टैक्स में जो एक टैक्स की शक्तियां थी, जो अधिक टैक्स था, उसको कम कर दिया गया, बहुत रिलीफ मिलेगा। आम रोजमर्रा की चीजों में जिस तरीके से जीएसटी स्लैब इतना कम हुआ है, ये परेशानी कम हुई है और एक अच्छा फायदा जनता को मिलेगा और इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि आपने मिसालें दी, बहुत सारी, इतिहास गवाह है कि इस तरह की घोषणाओं से जब चुनावी फायदा हुआ तो ये तो डिलीवर किया जा चुका है। और मैंने एक मिसाल दी, जिस तरह से दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख का जो स्लैब है उसको एक कर मुक्त कर दिया गया था, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला, तुरंत फायदा मिला, क्योंकि आम इंसान, खास इंसान जिससे जुड़ा हुआ होता है, जब उसको 2 पैसों का फायदा होता है, जीवन में अपने रिलीफ मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव होता है उस पार्टी से, उस सत्ता से, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये जनहित में है, समाज हित में है, व्यापार हित में है, मिडिल क्लास के लिए है, गरीब इंसान के लिए है, खास इंसान के लिए। और समाजवादी पार्टी के साथी ने बहुत अच्छी बात की, सकारात्मक बात की कि जो टैरिफ की एक मुसीबत है उसको भी ये कवर कर ले जाएगा, कहीं ना कहीं वो मुसीबत भी हमारी कम होगी और उसको हमारा जो देश का उद्योग है उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक रफ्तार मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका पॉइंट है ये बिल्कुल बात सही है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है और मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये उम्मीद भी की हो तो गलत नहीं है। जो सत्ता में होता है वो ये चाहता है कि हम जनता को फायदा पहुंचाएं, तो उसके एवज में जनता हमें वोट दे। हो सकता है बिहार चुनाव में उसका फायदा मिले, लेकिन एक बात को और भी कर, जब ये चर्चा होगी तो ये बात सही है कि मुलायम सिंह ने क्या किया था और कांग्रेस ने क्या किया था, वो बातें अपनी जगह है। लेकिन जब हम इस बात की प्रशंसा करेंगे और इस सरकार का थैंक यू बोलेंगे और इस देश की जनता बोलेगी, तो एक बात और निकलेगी कि या तो वो सही था या फिर ये गलत है, या फिर वो गलत था ये सही है, या तो किसान बिल गलत था या फिर उसको वापस लेना गलत है, या तो उस बात पे अड़ जाना कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, या फिर ये सही है कि जाति जनगणना कराएंगे। यानी इस बात को भी मानना पड़ेगा कि 8 साल तक जनता को कहीं ना कहीं आहत किया गया, चूसा गया, जितना टैक्स लेना चाहिए है उससे ज्यादा लिया गया, या फिर अब गलत है या तब गलत है, ये बात जरूर निकलेगी। क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो एक बार आपने ज्यादा टैक्स दिया। देखिए टैक्स तो हर जमाने में, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, कांग्रेस के जमाने में खूब था, उसके आंकड़े बताते हैं, जनता को चूसा गया, जनता परेशान रही और वही हुआ कि कांग्रेस हाशिए पे आ गई। ठीक है नावेद भाई, ये जीएसटी का जो फॉर्मेट आया पिछले 8-8.5 साल में, ये इसमें टैक्स का लिमिट बहुत ज्यादा थी, ठीक है नावेद भाई, जनता को परेशान कर रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जनता जब परेशान हो रही थी तब भी मोदी को वोट दे रही थी। ठीक है नावेद भाई, तो आपको जाहिर सी बात है कि तो उसको रिलीफ मिली आज नावेद शिको ने कहा कि या तो तब गलत थे या अब गलत।
आज मैं ये इस थ्योरी पर तो बातें नहीं करने आया, इस पर मैं कल कर चुका बात नावेद भाई। आज मैं विशुद्ध राजनीतिक बहस करने आया कि वोट पर क्या खेल होगा। किसी किसान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे कारण तो कर्जा बढ़ा यार, तुम लोगों ने लूट लिया हमको। कर्जा 72,000 करोड़ माफ हुआ, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बन गए झप से। किस चक्कर में पड़े हो आप नावेद बाबू कि 0-1 हो जाएगा? कुछ नहीं होता, लड्डू लड्डू होता, मीठा लगता है। सोमवार खाओ चाहे बुधवार खाओ चाहे जुमे खाओ, इन चक्करों में ना पड़ो, भटक जाओगे। मुझे बता दो ना, लाख रुपया का कर्जा किसान के ऊपर कैसे चढ़ा उत्तर प्रदेश में? यही लोग तो सरकार में रहे। उनने कहा मुलायम सिंह कह दिया, फिर बाद में हुआ भी नहीं माफ। 30% लोग उस दायरे में आए, 70 बाहर हो गए। लेकिन 5 साल सरकार तो चल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं दयाराम भार्गव, मैं मोटी बात पकड़ता हूं। नावेद भाई ने कहा कि ये सवाल भी खड़ा होगा कि किसने बढ़ा के लिया, किसने चूसा। ये सवाल खड़ा होता तो कोई पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आती नावेद बाबू। क्या जनता ने हर पीढ़ी के नेताओं को मार मार कूट कूट के भगा दिया होता देश से? किस जिंदगी में दुनिया में हो आप महाराज, बताओ। राजस्थान में पानी आएगा ये सुखाड़िया जी कहते थे, उसके बाद चुनाव सरकार नहीं बनी किसी की, बन रही ना, पानी तो अभी भी नहीं आया। जल प्रलय आया लेकिन पानी तो नहीं आया। मैं जनता के मन की बात कर रहा हूं, भारत के जनता के मिजाज की बात कर रहा हूं दयाराम भार्गव। मेरा मानना है कि वादे पर भी जनता ने राज तिलक कर दिया कि लड्डू भिजवाएंगे, और वोट से पहले लड्डू भिजवा दे कोई, तब भार्गव जी मैंने तो लड्डू भिजवाएंगे ये भाषण में किसी ने कह दिया तो वो जीत गया नावेद बाबू। यहां तो लड्डू पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भार्गव जी देखिए, मैं यही तो मैं अमिताभ भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आज जो विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका निभाने में जो है समाजवादी पार्टी असमर्थ है। जनता के मुद्दों को कैसे और कब उठाना चाहिए सदन में, जब सदन में जनता के मुद्दे को बात करनी हो, जब विधानसभा के विधायक जो बैठते हैं उत्तर प्रदेश में, जब अपने विधानसभा की समस्याओं को लेकर बैठना हो, तब उसकी चर्चा ना करके हमेशा ये नौटंकी करने का काम करते हैं। आज यही हाल है कि हर चीज पर कटाक्ष करना, ठीक है, विपक्ष का काम है कटाक्ष करे, लेकिन जो अच्छी बात है उसको भी स्वीकार्य करना पड़ेगा कि अब यह जनता नहीं है, जनता को पता मुझे बेनिफिट का है। जनता अब वो जनता पहले वाली नहीं रही, लॉलीपॉप वाली। आज जनता को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। आप यही देखिए, जो विधवा पेंशन मिला करता था पहले, तो किसी के माध्यम से आता था, उस विधवा पेंशन को जो निकालने जाता था अमिताभ भाई, उसमें से 100-200 रुपए वो निकाल लेता था। चाहे मकान क्या नाम है शौचालय बनाने का बात होता था, या ऐसी कुछ भी जो लोन 2.5 लाख रुपए सरकार दिया करती थी उसमें होता था, बिचौलिया खाने का काम करता था। लेकिन जब मोदी जी ने जब खाता खुलवाने का गरीबों का काम किया, तो यही विपक्ष के लोगों ने कितना हाय तो हल्ला मचाया, इससे क्या होगा। लेकिन जैसे नोटबंदी हुआ, क्या हुआ उसका कारण, यानी कि एनडीए सरकार में मोदी जी का हर एक फैसला मील का पत्थर, यानी दूरदृष्टि के साथ में उन्होंने जो भी निर्णय दिया वह धरातल पर उतार के दिखाया। नोटबंदी के बाद उन्होंने देश से 55 दिन का समय मांगा, आज देश वही पे खड़ा है। उसके बाद जो हम कोरोना काल में जब आते हैं, कोरोना काल में किस तरह भयावह स्थिति हुआ, उन्होंने उस चीज पर चर्चा करके कहां से कहां लाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की अगर हम बात करते हैं अमिताभ भाई, तो आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो मोदी में क्यों है, उनको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हमारे। ठीक है भार्गव साहब, रुकना होगा, समय कम है। ठीक है भार्गव भाई, रुकना होगा। धर्मेंद्र सिंह जी, जीएसटी लागू होने के बाद 2 बार भाजपा केंद्र में सरकार में आई है जनता के जनादेश से, 2 बार, 19 में और 24 में जीएसटी लागू हो जाने के बाद। ठीक, ये सारी चीजें उसमें चुनाव में हो चुकी कवर, कि दूध पर जीएसटी क्यों लगा, कि पैकेट वाले दूध पर, के पैकेट वाले पनीर पर क्यों लगा, कि इस पर क्यों, कि उस पर, सब चीजें आ गई चर्चा में।
ऐसा कोई विषय तो नहीं रहा होगा जो आपकी पार्टी या कांग्रेस या विपक्षियों ने जनता में नहीं रखा होगा? नहीं। तब ऐसा क्या हुआ कि 2 बार वो सरकार में आ गए, और जब इस बार उन्होंने लड्डू दिया तो आप कह रहे हैं लड्डू काम नहीं करेगा। जब आपके मुताबिक मिर्ची दी तब भी वो जीत के आए 2 बार। अब तो लड्डू है, रसमलाई है, अब क्या समस्या है धर्मेंद्र भाई? नहीं अमिताभ जी, आप इतने भोले ना आप हैं ना हम हैं। इसके पहले हम लोग कई बार चर्चा कुछ इसका एक अलग जब चर्चा करिएगा तो हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। अलग कई बार चर्चा हुई कि 2 बार किन परिस्थितियों में किन मुद्दों को लेकर के आए। देखिए ऐसा है, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, उस पर जाऊंगा कैसे 2 चुनाव और जीते। ये जीएसटी होने के बाद, लोग जेब काटने के बाद भी, आर्थिक रूप से विपन्न बना देने के बाद भी जनता को जीते, वो बड़ा लंबा विषय है। भाई सुभाषपा के प्रवक्ता तो बड़े भागते, जो लड्डू मोदी जी का लड्डू खा रहे थे, अभी उनके ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जूता चप्पल लेकर के इनके घर को घेर लिया था, उस लड्डू का स्वाद बिगाड़ दिया था। अभी जाने कहाँ रही, कैसे रही, क्या बोलेंगे, उस पर क्या जवाब देना। मैं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे आप कह रहे थे। देखिए हमने 50,000 जो कर्ज माफी को उठाया था समाजवादी पार्टी में, नेताजी के जन्मदिन पे घोषणा हुई और 7,20,000 किसानों का कर्ज माफ किया गया था, जिन्होंने खेती के कृषि योग्य जमीन को रख करके लोन लिया था। 27 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया, जो कोरोना काल में जीवन दायिनी हुआ, और अभी तक तमाम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कर्ज माफी की बात कौन कर रहा है? जो 16 लाख करोड़ कारपोरेट का कर्जा माफ कर दिया, किसान का 1 रुपया नहीं माफ किए। ये जीत हार का तो अलग से हम लोग डिबेट कर लेंगे। कर्ज माफी की बात वो लोग कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे साहब देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाओं की बात दयाराम जी कर रहे थे। कैंसर, चाहे कैंसर की दवा हो, चाहे जीवन रक्षक दवाएं हो, ज्यादातर लाइफ सेविंग ड्रग्स, कैंसर की दवाएं एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह एग्जेम्प्टेड थी, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट 0 वैट लेता था। ये उसके पहले था। क्या उस समय नहीं मालूम था देश की गरीब जनता की कमर टूट जाएगी इन पर जीएसटी लगा देने से? 8 सालों तक आपने रगड़ रगड़ के उनका चूसा, उनकी कमर तोड़ दी, तो इसकी भी लायबिलिटी नरेंद्र मोदी को ही बनती है। अमिताभ जी, ये लगातार मांग होने के बाद भी अगर 8 सालों तक आप लगातार उसका इंजेक्शन लगा लगा के खून निकाल करके उस जर्जर हड्डी में ला के छोड़ दिया, तो आप ऊपर घी पिला देने से क्या वो फिर हेल्दी हो जा रहे हैं? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, मैं समझ गया धर्मेंद्र जी। ठीक, आपके मुताबिक, सपा के मुताबिक मिर्ची के अंदर लड्डू लगा करके दे देने से कोई उसको ठीक है धर्मेंद्र भाई। शरद त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी का जो मैं समझ पाया हूं, उनका मानना ये है कि जीएसटी के इस फैसले से भाजपा को राई रत्ती फायदा नहीं होने वाला। वो करे लड्डू भी मिर्चे में लपेट के दिया है। त्रिवेदी जी, फिर तो सारी मेहनत बेकार गई आपकी। देखिए, गालिब ने कहा था, जो इनके ऊपर चरितार्थ होता है कि तेरे वादे पर जिए तो है जान झूठ जाना, जो खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता, तो इनको तो वहां पहुंचा दिया जहां जो इनकी जगह थी। लेकिन मैं अभी एक चीज, अभी कई बार ये हर चैनल पे आता है कि नहीं साहब आपने कर्जा माफ कर दिया, तो मैं बताना चाहता हूँ इस मुद्दे पे कि एक होता है लोन वेवर। मोदी का जो वोट देता है वो जानते हैं कि झूठ बोलने वाले हैं। मोदी को जानते हैं कि ये चूंकि राष्ट्रवाद और धार्मिक बंटवारे के आधार पर सरकार में आना अलग बात है, लेकिन पूरे देश की एक एक जनता को मालूम है, जो शेर इन्होंने कहा उससे पूरा अप्रिशिएट करती है कि सारे भैया आप उनके वाले लोग हैं। त्रिवेदी जी बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। शरद भाई घर घर खाता खुलवा, अब अभी रुकिए धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अभी शरद जी की आवाज। करोड़ रुपया मिनिमम बैलेंस के नाम पर। देखिए, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बार बार कहता है विपक्ष, कहता है कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ नियम है। एक होता है लोन वेवर और एक होता है लोन राइट ऑफ। लोन राइट ऑफ हुआ है, लोन वेवर नहीं हुआ है। राइट ऑफ माने आप जो बैंकिंग सिस्टम है कि अगर आपने लोन जो है आउटस्टैंडिंग है तो बैंक ऑटोमेटिकली आगे कर्जा देना बंद कर देगा, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो ये सिस्टम है कि लोन वेवर हुआ, लोन राइट ऑफ हुआ है, किताबों में से हटाया गया, रिकवरी ट्राइब्यूनल अपना काम कर रहा है। लोन वेवर नहीं हुआ, लोन छोड़ नहीं दिया गया, लोन भूल नहीं गए। और इनके कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ से बैंक
कर्जे में, सारे बैंक कर्जे में थे, सारे सबका दिवाला निकला हुआ था। जी। पहली बार 2019 में बैंक जो है वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक में आ गए हैं और 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है बैंक में। तो ये जो इन्होंने दिवाला निकाला था, देश की अर्थव्यवस्था तब खराब थी, तब अच्छी थी जब हम 400 टन गोल्ड हमने गिरवी रखा था इंग्लैंड में, और जब हम जो सोना वापस लेके आए तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो ये मैंने पहले ही कहा है कि इनको जनता ने इनकी जगह पहुंचा दिया है, अब ये उसके आगे जाने वाले नहीं है। अभी इसमें और रिफॉर्म लाने जा रहे हैं। अब ये देश जो है वो दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2027 में बन जाएगा, ये संकल्प लिया है और हम करके दिखाएंगे। हमारा बहुत पुराना नारा था कि जो कहते हैं सो करते हैं। हमने कहा कि हम फ्री भोजन देंगे, हमने दे दिया। कांग्रेस ने कहा था कि हम जो राइट टू फूड दिया था, राइट टू फूड का मतलब नहीं क्या भेड़ को गोली मार देंगे। राइट टू फूड का मतलब सिर्फ कागजों में हमने आपको राइट दे दिया। हमने 85 करोड़ लोगों को डायरेक्ट उनको दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। अब 1 रुपए चल के 15 पैसे नहीं पहुंचता, 1 रुपए चलता है 1 रुपए पहुंचता है। तो ये जो हमने कहा कि हम शौचालय बनाएंगे, बना दिया, मकान बनाएंगे, बना दिया, बिजली कनेक्शन देंगे, दे दिया, 11 करोड़ पानी के कनेक्शन कहे थे, दे दिए, गैस के कनेक्शन कहे थे, दे दिए। जो हम कहते हैं वो करते हैं, करके दिखा दिया। और ये जो बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव कहता है कि जो भी फैसला जनता की जेब से जुड़ता है, वो वादा हो और चाहे एग्जीक्यूशन हो, जनता उस फैसले के साथ खड़ी होती है, उस फैसले को लेने वाले के साथ खड़ी होती है। भारत के 1952 से लेके आज तक के चुनाव, उत्तर प्रदेश के 1952 से लेके आज तक के चुनाव इस बात के गवाह है। भाजपा क्या कह रही, कांग्रेस क्या कह रही, सपा क्या कह रही, आज हो सकता है उनकी अपनी पोजीशन थोड़ी सी अलग हो कि हर जो आदमी नहीं जीतता वो दूसरे के लिए कहता है कि ये जीत गए, हमें मालूम कैसे जीत गए। ठीक है, लेकिन जीत गए तो जीत गए ना। और जिस वोट से अखिलेश यादव जीतते हैं उसी वोट से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं। आपकी जीत पवित्र और इनकी जीत अपवित्र, ये तय करने वाले आप कैसे हो जाएंगे? जिस वोट से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, मनमोहन सिंह बने, उसी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। भाई आप तय करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो या देश में कोई चुनाव हो, इस फैसले का असर दिखेगा। उसकी मात्रा पर बहस हो सकती है, कितनी होगा, कितना असर होगा प्रतिशत, लेकिन असर होगा इतना जान लीजिए। मैं एक और नई बात कहता हूं आज, जो बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। आज शिक्षक दिवस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की घोषणा की है। लाखों अध्यापकों के लिए यह एक जीवन में एक अद्भुत वो है, क्षण है। मैं अभी अध्यापकों के एक सम्मेलन में लखनऊ में गया था, वहां उन लोगों ने इस बात को उठाया था। हमने भी मुख्यमंत्री जी से कहा कि ऐसा होना चाहिए, वो सहमत हुए और आज उसका निर्णय हो गया, सार्वजनिक हो गया। उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापकों के जीवन में आज दिवाली आ गई। अध्यापकों ने हमसे कहा था कि परिवार में कोई बीमार हो जाए तो इलाज कराना बहुत मुश्किल है, इसका कोई रास्ता निकल जाए। इसका रास्ता निकल गया। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस वाला लाभ हासिल था, अध्यापकों को नहीं। अब अध्यापकों को भी यह लाभ हासिल होगा, यह बड़ी खबर है। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने ये जो फैसला किया है, ये फैसला मुझे लगता है हाल फिलहाल के सरकारों को हम देखें तो ये बहुत बड़ा फैसला है। करीब 6 लाख से ज्यादा अध्यापक हैं, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। 6 लाख परिवारों में सीधे
एक दीपक जलेगा आज शाम को देहरी पर। उनकी बरसों की मांग आज पूरी हुई शिक्षक दिवस के दिन। ये बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला।